हेलो एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज जो हम सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं वो है G7 समिट जो 2023 रिसेंटली अभी फिनिश हुआ है। आज लास्ट डेट है उसकी। तो उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है चीज़ें, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हिरोशिमा में समिट हुआ है ना, पीएम मोदी ने विजिट किया है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पहली बार इंडिया का कोई जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफिशियली हिरोशिमा की विजिट की है। तो उस सेगमेंट से हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं। तो एज यूजल, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द आवर इंपॉर्टेंट सेशन। तो पीएम मोदी जापान गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि G7 जो समिट है इस बार का वो जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जर्मनी में हुआ था, पीएम मोदी ने वो भी अटेंड किया था। तो इसकी क्या एजेंडा है, क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल कर आए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी जापान गए हैं G7 समिट के लिए, प्लस उसके बाद वो पपुआ न्यू गिनी कंट्री जाएंगे, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और उसके बाद वो फिर क्वाड समिट के लिए। लेकिन क्वाड समिट इस बार कैंसिल हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने लास्ट टाइम पे जो बाइडेन है पीएम, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मना कर दिया है। तो इस बार क्वाड समिट कैंसिल हो गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था। क्वाड कंट्रीज़ कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ये चार कंट्रीज़ क्वाड कंट्रीज़ का हिस्सा हैं। तो एंड टाइम पे वो मना कर दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी फिर भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग होगी पीएम, जो वहाँ के पीएम है ऑस्ट्रेलिया के प्लस और इंडिया के बीच। तो उस सेगमेंट जो उस पर अपडेट होंगी, न्यूज़ ट्रांजिशन होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके जो ऑफिशियल लीडर्स हैं, जैसे जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट, ऋषि सुनाक यूके के पीएम, और अदर वर्ल्ड लीडर्स जो कि हिरोशिमा में अटेंड किया है सबने समिट। आउटकम्स क्या हैं जी समिट के, वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कंट्रीज़ पूछ लेते हैं या थीम पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस बार की जो आउटकम है वो क्या इनिशिएटिव लिया गया है, किस चीज़ को टारगेट किया गया है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और प्रोबेबली सारे एग्जाम पूछ ली जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम G7 कंट्रीज के कंटेक्स्ट में बात करें, तो अगर G7 की बात करें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 10% जितनी पार्ट है, वो 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। जीडीपी की बात करें 31% ग्लोबल जीडीपी का पार्ट रखती हैं 7 कंट्रीज। प्लस जो CO2 एमिशन होता है ना, कार्बन एमिशन, 21% कार्बन एमिशन होता है जो वर्ल्ड का, वो इन 7 कंट्री से होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आउटकम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया इस बार का अभी तक, वो ये है कि क्लाइमेट एनर्जी मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी 2023 G7 समिट की, उसमें उन्होंने ये कमिट किया है कि हम वर्क करेंगे किस पे, कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो कार्बन फ्री हो। जैसे कोल से प्रोड्यूस होती है मोस्टली इंडिया में 60 to 65, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। बाकी का 20-15 के परसेंट वो हमारा न्यूक्लियर से होता है। फिर 5 to 7% और होता है हमारा और एनर्जी से। तो एग्ज़ाम में जो MCQ फॉर्म क्वेश्चन बनने की चांसेस है वो ये है कि ये पूछ सकते हैं कि जो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो टारगेट किया गया है वो कितना, कौन से ईयर किया गया है, तो उसमें 2035, ठीक है, याद रखिए। हाउ इट इज़ वर्क, की काम कैसे करता है। तो G7 जो है एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है विद जो कि चार्टर एक्ट से बना था, जो कि एक सेक्रेटरीट भी होता है। जो प्रेसिडेंट होती है वो इसकी रोटेट करती है एनुअली। जैसे लास्ट टाइम जर्मनी ने किया था, इस बार जापान कर रहा है। तो एनुअली रोटेट होती है, जैसे G20 की होती है। क्योंकि G20 समिट कहाँ हो रहा है इस बार इंडिया में हो रहा है, और लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। शेरपास की बात करें, शेरपास वे होते हैं कि मिनिस्टर्स और जो एनवॉय होते हैं ना, जो मेंबर कंट्रीज़ के, उनको हम शेरपास कहते हैं। जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है क्योंकि G20 समिट हो रहा है इस बार इंडिया में, तो उनकी शेरपास की मीटिंग चल रही है। कभी फॉरेन जो मिनिस्टर्स हुए हैं उनकी, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी मीटिंग चलती है। जो ऑफिशियली मेन होता है वो बाद में होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेरपास है काफ़ी न्यूज़ में था। तो शेरपास होते हैं मिनिस्टर्स, और जो एनवॉय होते हैं मेंबर कंट्रीज़ को, उनको शेरपास बोला जाता है। डिसीजन जो इसका था बाइंड नहीं होता है। सपोज अब जैसे बोला है कि 2035 तक ये कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करेंगे, आज से ही करेंगे, कल से करेंगे। वो एक इनिशिएटिव लिया गया है, वो बाउंड नहीं होता है कि आपको करना ही करना है। तो हो सकता है लेट हो जाए, 2040 तक हो, या हो सकता है पहले भी हो सकता है। तो ऐसे बाउंडेशन नहीं होती कि पर्टिकुलर जो डेट बोली है वो फिक्स ही है, उसी पे होना है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
इंडिया जी समिट की बात करें, कब कब कितनी बार अटेंड किया है, अगर फर्स्ट बोले तो फर्स्ट टाइम कब किया था, तो 2003 में जो फ्रांस का समिट हुआ था, जब हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद यूके में हुआ 2005, वो भी अटेंड किया। फिर 2006 में हुआ था रशिया में, वो भी अटेंड किया। 2007 में जर्मनी में हुआ था, वो भी अटेंड किया। 2008 में जापान में हुआ था, वो भी अटेंड किया था। तो एग्जाम कंटेस्ट से ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि फर्स्ट टाइम जो जी समिट जो इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कब अटेंड किया था, कौन सा अटेंड किया था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और फ्रांस में 2003 में हुआ था। अभी जो करंट हुआ था 23 वाला जापान के, वो भी अटेंड किया था। 22 वाला जर्मनी हुआ था, वो भी अटेंड किया था। 21 वाला यूके में हुआ था, वो भी अटेंड किया था। फ्रांस 2019 में हुआ था, वो भी अटेंड किया था। और इटली 2009 में वो भी हुआ था। 2020 वाला जो हुआ था वो वर्चुअली हुआ था ड्यू टू कोविड-19, तो पीएम मोदी ने वो वर्चुअली अटेंड किया था। ऑफिशियली अपीयरेंस नहीं थी उसकी भी किसी, तो वो वर्चुअली समिट हुआ था, वो वर्चुअली भी अटेंड किया था। और आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता दूं कि इंडिया G7 कंट्री का पार्ट नहीं है, हम एज ए गेस्ट उसको अटेंड करते हैं, हम ऑफिशियली पार्ट नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ये काफ़ी कूल पिक्चर है, जो मैंने जो ट्विटर हैंडल है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को, उनके हैंडल पे अपलोड हुई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। काफ़ी कूल। ये जर्मनी के चांसलर है जो प्रेसिडेंट में है, और उन्होंने ट्वीट भी किया था, ग्लैड टू मीट माई फ्रेंड पीएम, पोस्ट पिक्चर विद जर्मन चांसलर ओलाफ सार्क, जो कि G7 समिट में मिले हैं रिसेंटली। अब उसकी कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात करें, जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, वो भी आए हैं, अटेंड किया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो यूके के हैं ऋषि सुनाक, यूरोपियन यूनियन के जो कमेटी की होती है कमीशन की, उर्सुला वोन डर लियन, इन्होंने भी अटेंड किया है। प्रेसिडेंट ऑफ जो यूरोपियन काउंसिल होते हैं उन्होंने चार्ल्स मिचेल, इन्होंने भी अटेंड किया है। जर्मनी के फेडरल चांसलर जो होते हैं ओलाफ शॉल्ज, उन्होंने भी अटेंड किया है। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि रिसेंटली इंडिया की विजिट पे भी आई थी, उन्होंने भी अटेंड किया है। जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा, इन्होंने भी अटेंड किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो ये कौन सा नंबर का एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बार कौन सा समिट हुआ है, तो 49th जो नंबर का समिट हुआ है, कहाँ पे, 19 मई से 21 मई तक हिरोशिमा जापान में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सेगमेंट से, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, ये पहली मीटिंग है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, फर्स्ट टाइम बायलैटरल मीटिंग हुई है इनकी वहाँ पे। तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोबेबिलिटी बहुत, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर को अप्रोक्स 1.5 साल के ऊपर हो गया है, और फर्स्ट टाइम वॉर के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें। अगर थोड़ा स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो G7 कंट्रीज़ की बात करें तो G7 जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। 2014 तक ये G8 था, लेकिन 2014 का जो क्रीमिया एक पार्ट है यूक्रेन का, रशिया ने उसको अनेक्स किया था। तो उसके बाद 2014 के बाद रशिया को निकाल दिया गया था, लेकिन 2014 से पहले और रशिया ने इसको ज्वाइन किया था 1998 में। रशिया इसका इनिशियली मेंबर नहीं था, ओरिजिनली मेंबर नहीं था, 1998 में रशिया इसका मेंबर बना था, वो भी वहाँ के डिस्कस करेंगे वीडियो में। G20 कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि G20 समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि G20 समिट जो इस बार समिट है वो इंडिया में हो रहा है, और प्रेसिडेंट जो है इंडिया है इस बार, तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 कंट्रीज़ की बात करें तो रशिया भी पार्ट है, G7 जो कंट्रीज़ आती हैं वो भी पार्ट है, और अदर कंट्रीज़ की बात करें टर्की पार्ट है G20 का, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये G20 कंट्रीज़ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार G20 का समिट इंडिया में हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से एग्जाम में प्रोबेबिलिटी हाई है क्वेश्चन बनने की, तो G20 कंट्रीज़ को याद रखें आप। अगर नंबर्स की बात करें तो 7 मेंबर्स थे, 2014 तक 8 मेंबर्स थे। 1975 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी फ्रांस में। 40% ऑफ ग्लोबल GDP है, 1/10 वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और 2014 में जैसे मैंने बताया रशिया को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था, जो कि यूक्रेन का पार्ट है। इस बार की जो समिट है 49th मीटिंग हुई है, जो कि एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट, जितने जो जिनकी वर्ल्ड की टॉप 7 GDPs हैं, हालांकि चेंजेस आ गए, इंडिया बन गया है अब तो टॉप 4 में, तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो बिगिन पहले हिरोशिमा में जापान में 19 मई को स्टार्ट हुआ और 21 मई तक।
और ये ऐसा हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इन ए रो फोर्थ टाइम एज ए गेस्ट अटेंड किया है, तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहता है। और ये भी बहुत, अगर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार एग्जाम में चांसेस आए ये पूछ सकते हैं कि पहले कौन थे, सेकंड कौन थे। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिरोशिमा को विजिट किया था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के जिन्होंने हिरोशिमा को विजिट किया आफ्टर पोखरण का जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बस 2 ही प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हिरोशिमा को विजिट किया है, एक तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और अभी रिसेंट में जो हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। अगर G7 कंट्री की जो पहले समिट हुआ था उसकी जो अटेंड करने वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब इन्होंने 2003 में अटेंड किया था, जो कि कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर ये देखिए कि कितने प्राइम मिनिस्टर को कितनी बार अटेंड किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ही बार किया है 2003 में। अगर ये पूछे कि मोस्ट टाइम किसने G7 जो समिट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एज ए गेस्ट अटेंड किया है, तो वो उसका जो आंसर होगा वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हो गए। उन्होंने 2005, 6, 7, 9 और 8 लगातार 5 अटेंड किए हैं। तो अब अगर पूछे कि मोस्टली किसने अटेंड किया है अभी तक, तो मनमोहन सिंह है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब अटेंड कर लें पीएम मोदी तो पीएम मोदी भी हो जाएंगे। उसके बाद से पीएम मोदी ने 19, 22, 21 और 23 वाला अटेंड किया था, 4 अटेंड किए हैं। 22, 20 वाला भी अटेंड किया था उन्होंने, बट उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था। तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से जो विजिट था, विजिट्स 4 ही किए हैं, वो उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था कोरोना की वजह से। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर G7 कंट्री जो कंट्रीज़ की मीटिंग के समिट के बारे में और बात करें तो ये 19 मई से स्टार्ट हुआ और 21 मई तक मीटिंग जो हेल्ड हुई वो हिरोशिमा सिटी है जो कि जापान की, वहाँ पे। और 49th एडिशन था इस बार, तो ये भी याद रखें। जितने जैसे इंडिया इसका पार्ट नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि इंडिया को एज ए गेस्ट हम अटेंड करते हैं एज ए गेस्ट और हमें इनविटेशन मिलता है। तो और भी तो इनविटेशन कंट्री होगी, उनकी बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन एंड वियतनाम। दीज आर द इन्विटेड कंट्री एज ए गेस्ट। ऑफिशियल कंट्री 7 ही है, बाकी ये इन्विटेड कंट्री एज ए गेस्ट अटेंड करती हैं। और जो 48th मीटिंग हुई थी वो जर्मनी में हुई थी लास्ट ईयर। जो कि ये जो G7 है वो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स 7 कंट्रीज़ के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। 2014 तक ये 8 कंट्रीज़ थे, लेकिन उसके बाद से 7 हो गई, क्योंकि जो यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया, मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, उसको नेक्स्ट कर लिया था यूएस ने, तो उसको उस रशिया ने, तो उसके बाद से जो वो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको रशिया को सस्पेंड कर दिया। अगर इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 25 मार्च 1973 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्मेशन जो हुआ था। और जो इसका पहला समिट हुआ था 15 नवंबर 1975 को इसका फर्स्ट समिट हुआ था। इस्टेब्लिश तो हो गया था 1973 में, लेकिन जो इसका पहला समिट हुआ था 2 साल बाद हुआ था 1975 में। पहले G6 कंट्रीज़ थी, जो पहला समिट हुआ था वो G6 कंट्रीज़ के बीच हुआ था नवंबर 1975। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था 1976 को कनाडा ने ज्वाइन किया था, उसके बाद कनाडा इसका पार्ट बन गया था। तो G7 कंट्रीज होगी। उसके बाद 1998 में रशिया ने इसको अटेंड किया और रशिया इसका पार्ट बना, 2014 तक इसका पार्ट रहा। तो इनिशियली तो 6 कंट्रीज़ थी, फिर 1 साल बाद 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया, रशिया को 2014 में सस्पेंड कर दिया था। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, आप हमारी वीडियोज़ रेगुलर देख रहे होंगे और आपकी नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नहीं है।